तकरीबन 3.5 साल का था। दादी माँ दादा वो चारा काट रहे थे, जिसको टोका मशीन कहते हैं। मशीन का बटन चला दिया तो मैं आगे खड़ा हुआ था, खेलते खेलते मेरा हाथ अंदर आ गया। जब वो हाथ कट गया तो उन्होंने देखा खून, उंगलियां गिर गई थी। वो फिर चुन चुन के उस बर्फ़ में साथ लेके आए। तो वो डॉक्टर ऐसे थे कि उनको फिर वो समझ नहीं आ रही थी। ये कटा यहाँ तक था, लेकिन आगे और काट दिया उन्होंने। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नूरुल हसन और आप देख रहे हैं राइस पाकिस्तानी टीवी। आपने सुना होगा मशहूर मकौला, ज़रूरत ईजाद की माँ है। आज जो हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं जिनका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है, उनकी आप बीती उसकी परफेक्ट मकौले की एग्जांपल बनती है कि किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक टूटी हुई अपनी बाजू को किस तरह से उन्होंने मुकम्मल तौर पर दोबारा से रीडिस्कवर किया। मुझे ये कहना चाहिए रीडिस्कवर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप किसी चीज़ को खो देते हैं उसे दोबारा से हासिल करना ये बहुत बड़ा कारनामा होता है आपकी अपनी ज़ात के लिए भी। और उन्होंने ये सफ़र कैसे तय किया, क्या मुश्किलात आई, कैसे उन्होंने अपने हाथ से महरूम हुए, कैसे वो दोबारा उसको अपने साथ लेकर एक नए हाथ के साथ दोबारा अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, जानते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई क्या कहानी है, बताएंगे हमें, कहाँ से शुरू होती है? जी, मैं तकरीबन 3.5 साल का था। तो हम गांव में शुरू में रहते थे। मेरे घर वाले अबू अबू इधर होते थे, दुकान पे काम करते थे। तो एक दिन फिर दादी माँ दादा वो चारा काट रहे थे, जिसको टोका मशीन कहते हैं। तो वो उनको नहीं पता था मैं मशीन के आगे खड़ा हूँ। तो उन्होंने वो मशीन का बटन चला दिया तो मैं आगे खड़ा हुआ था। मैं वो मशीन को खेलते खेलते मेरा हाथ अंदर आ गया। जब वो हाथ कट गया तो उन्होंने देखा खून। फिर उसके बाद उन्होंने फ़ौरन बटन बंद किया। फिर वो मुझे लेके हॉस्पिटल गए। तो जो आपको पता है फिर करीब हॉस्पिटल है, उधर लेके जाते हैं। जो उंगलियां गिर गई थी वो फिर चुन चुन के उस बर्फ़ में साथ लेके आए। तो वो डॉक्टर ऐसे थे कि उनको फिर वो समझ नहीं आ रही थी, तो उन्होंने गलत ऑपरेट कर दिया। फिर काटना जिस तरह चाहिए था उस तरह नहीं हाथ काटा। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे काट रहा हूँ, मुझे बताएंगे कि कितना कटा हुआ था उस वक्त? तकरीबन ये जो चीज़ है ना, यहाँ तक कटा हुआ था, आगे नहीं कटा हुआ था। तो वो जो कटी चीज़ उंगलियाँ थी वो भी साथ ले आए थे हम। तो वो डॉक्टर ने और काट दिया आगे, ऑपरेट भी फिर आगे गलत किया। फिर वो कोई कह रहे थे इन्फेक्शन हो गया, फिर उनको आगे यहाँ तक काटना पड़ गया। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरा हाथ कहाँ तक कटा हुआ है। यहाँ तक मेरा हाथ कटा हुआ है। ये कटा यहाँ तक था, लेकिन आगे और काट दिया उन्होंने। फिर अच्छा, ये उस वक्त ही जब आपका ऑपरेट किया डॉक्टर्स ने, जब आपका हाथ काट गया था उस वक्त ही उन्होंने इतना काट दिया था? हाँ जी, उसी वक्त इतना काट दिया था, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही थी इस वक्त। फिर मैं काफ़ी दिन चिश्तियाँ में रहा। ज़ख़म फिर जो टांके लगे हुए थे, 6 महीने लग गए इसको ज़ख़म बढ़ने में। फिर मुझे खून की कमी हो गई थी। फिर मेरे एक मामू थे, उन्होंने मुझे खून दिया। तो उसके बाद फिर हम लाहौर आ गए। फिर फ़ौरन मैंने स्कूल में दाखिला ले लिया था। 2 क्लास तक मैं स्कूल में रहा। फिर एक दिन मेरे अब्बू ने मदरसा देखा, जामिया फ़तिया इचरे के अंदर है, जिसको जट्टा वाली मस्जिद कहा जाता है। वहाँ मैंने हिफ़्ज़ नाज़रा शुरू किया। शुरू में वहाँ के कारी साहब ने शुरू कराया मुझे नाज़रे से। आहिस्ता आहिस्ता मैं हिफ़्ज़ में चला गया। तो 3 साल पहले मैंने हिफ़्ज़ मुकम्मल किया, अपना विफाक का इम्तिहान दिया। फिर मैंने दारुल कुरान में दाखिला लिया तजवीद के लिए। साथ तजवीद की, साथ मैंने अपना मैट्रिक मुकम्मल किया। फिर उसके बाद 1 साल पहले हमें कराची में बायोनिक वालों का कुछ तस्वीर भेजी जो हाथ काम करते थे। हमें तो पहले नहीं पता था। शुरू में मैं फिर हर काम में दिक्कत होती थी मुझे। मैं अपना बाजू छुपा के रखता था।
किसी को दिखाता नहीं था, मुझे अच्छा महसूस नहीं होता था। फिर जब हमने देखा कि वो काम हाथ काम करता है, फिर हमने उनसे रब्ता किया 1 साल पहले। अच्छा, मुझे ये मतलब कि ये आप कह रहे हैं ना हाथ काम करता था, कुछ लोग कहते हैं जी कि हमारा हाथ डेड हो गया मुकम्मल तौर पे। आप कह रहे हैं कि आपका हाथ काम करता था, इसका काम करना और डेड होने में क्या फ़र्क है? मेरे बाजू के जी। नहीं, किसी के भी, अगर कुछ लोग होते हैं ना जो फॉर एग्जांपल जिनको पोलियो हो जाता है, वो कहते हैं जी कि इनके सेल्स जो हैं, जिनके न्यूरॉन्स हैं, नर्व्स हैं, वो बिल्कुल डेड हो चुकी हैं। आपके केस के अंदर ऐसा क्या यूनिक था कि आपके लिए ये इंस्ट्रूमेंट, जिसे मैं अब इंस्ट्रूमेंट ही कहूँगा, आला एक, उन्होंने कहा जी कि इसके लिए परफेक्ट बैठेगा, क्या वजह बनी? वो फिर वो जो हाथ जो कटा था मेरा, वो एक हिसाब से, यानी कि जब इंसान मर जाता तो फौत हो जाता है, वो हाथ भी एक हिसाब से मर चुका था, ख़त्म हो गया था। वो दोबारा लगाते जितनी देर काट दी थी डॉक्टरों ने। फिर उसके बाद मेरे मामू आए चिश्तियाँ से, उन्होंने पूछा था कि किधर हाथ, वो कहते वो ख़त्म हो चुका, अब वो लग नहीं सकता दोबारा। फिर उन्होंने वहीं ऑपरेट कर दिया था, पट्टी कर दी थी। कुछ 6 7 5 माह मेरा यानी कि पट्टी होती रही ज़ख़म बढ़ने में, तो फिर मैं सही हो गया था। फिर मैं लाहौर आ गया था। फिर 1 1.5 साल पहले हमें इसका पता चला था, तो उन्होंने हमें हाथ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी। हमने फिर उनसे पूछा कि हाथ किस तरह काम करता है, उन्होंने सारा बताया हमें सेंसर का। फिर हमने उनसे रब्ता किया, हमने उनको कहा कि हम हाथ लगवाना चाहते हैं। उन्होंने हमसे बेफार्म वगैरह, आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी, सारी चीज़ें उन्होंने मेरे से मंगवाई। मेरा डिसेबल जो है सर्टिफिकेट है वो भी मंगवाया मेरे से। उसके बाद फिर हमने उनसे कहा इसकी कीमत का पूछा, तो उन्होंने हमें इसकी कीमत बताई तकरीबन 4.25 लाख रुपए। 4.25 लाख रुपए सिर्फ इस इंस्ट्रूमेंट की, इस हैंडमेड हैंड की? हाँ जी, कीमत है सिर्फ, प्राइस जो है वो। फिर उन्होंने हमसे पूछा था कि आप अदा कर सकते हैं नहीं कर सकते। हमने कहा हम, मेरे अब्बू तो काम करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो हम तो ये पैसे नहीं दे सकते, बहुत ज़्यादा पैसे हैं। फिर उन्होंने कहा हमारे साथ वेलफेयर वाले होते हैं, तो वो हमें पे करते हैं। हमने कहा ये तो सही है। फिर हमें उन्होंने कहा आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, हम आपको बाद में गाइड करेंगे। हमने कहा चलो ठीक है। वो 6 माह हो गए तो हमें कोई उनकी तरह से जवाब नहीं मिला। हमने फिर कॉल की उनको, उन्होंने हमें बताया कि आज के हालात ठीक नहीं है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है कि लोग पैसे नहीं दे रहे आजकल। तो फिर हमें उन्होंने कहा कि आप कुछ दें। हमने फिर थोड़े थोड़े करके दिए उनको, 1 लाख रुपए हो गया था। फिर रमज़ान से तकरीबन एक डेढ़ महीना पहले हमने उनको कहा दोबारा, उन्होंने कहा अभी तक हालात ठीक नहीं हुआ, वही हालात हैं। फिर हमें हमारे जो हैं दुकान के मालिक, उन्होंने फिर हमारे पैसे दिए मेरे हाथ के। फिर उन्होंने हमें ईद के फ़ौरन बाद बुला लिया। हाथ जब उन्होंने लगा दिया मेरा, तो वो उन्होंने फिर मेरे से काफ़ी दिन उन्होंने प्रैक्टिस करवाई, फिजियोथेरेपी कराई, जिसकी वजह से मेरे ये जो, जिसको मसल्स कहते हैं, ये बंद हो चुके थे, खून अंदर नहीं आता था बाजू में। मैं काम ही नहीं करता था, छुपा के रखता था, तो वो काम ही नहीं करता था। फिर काफ़ी दिन मुझे दर्द हुई, फिर मैं वो दवाई लेके सोता था, वरना मुझे नींद नहीं आती थी, दर्द बहुत ज़्यादा थी। माशाल्लाह फिर तकरीबन आज से 10 दिन पहले उन्होंने मुझे हाथ लगा के जब दिया, फिर वो मुझे प्रैक्टिस करवा रहे थे। मुझे शुरू में इस तरह लग रहा था जिस तरह मेरे पे बोझ है, लेकिन आज इस तरह जिस तरह मेरा अपना बाजू है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, बेसिकली ये जो सारा मैकेनिज्म है ह्यूमन बॉडी का, ये रन करता है बेसिकली सीएनएस के बाद, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। इसके बारे में उन्होंने आपको बताया होगा कि न्यूरॉन्स, सेंस ऑर्गन्स, मोटर न्यूरॉन्स ये क्या होते हैं, इसके बारे में उन्होंने आपको डिटेल से समझाया? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं समझाया था। उन्होंने इतना ज़रूर बताया था कि इसमें सेंसर लगा हुआ है, ये काम इस तरह करता है कि हमारी यहाँ से नर्व आती है, यहाँ तक कोहनी हिला लेते हैं हम, फिर आगे हाथ हिलाने के लिए हमें नर्व आती है हमारी, एक तो होती है नस, वो नहीं नर्व होती है, वो हाथ काम करने के लिए ताकत देती है हमें। तो वो मेरी इसके अंदर ही थी, क्योंकि जब हाथ कट जाता है तो डॉक्टर वहीं उसको बंद कर देते हैं। तो फिर उन्होंने वो जो थी हाथ था मेरा, उन्होंने पहले साइज़ लिया, चेक किया कि लग सकता है, सही हो सकता है। फिर उन्होंने जब लगा दिया तो फिर वो अंदर से हिलाना पड़ता है इसको, जो मैं सोचता हूँ वो ये करता है। जिस तरह मेरा हाथ है, क्योंकि इसको भी हम नर्व हिलाते हैं ना, नर्व से ही आते हैं हमें, यहाँ से लोकेशन जो आती है कि कहाँ पे है, ये किस तरह काम करना है। फॉर एग्जाम्पल अपना ये हाथ अपने सर के पास लेके जाना और अपने बाल खुजाने हैं, तो आप इसको कमांड देंगे और ये वो काम करेगा? हाँ जी, प्लीज़ मुझे ज़रा समझाएं। कि वो काम करेगा। अब देखें ना,
ये मैं टोपी उतार लेता हूँ, लेकिन ये हाथ ये नहीं है कि उंगलियां सारी काम करेंगी, इसको इतना खुलता है बस, या इसको इस तरह कर लो काम करने के लिए, या इस तरह कर लो। अब मैंने कोई चीज़ इस तरह पकड़नी है तो इस तरह पकड़ूंगा, इस तरह। ये देखें, ये मैं अपनी सर की टोपी उतारूंगा, क्योंकि मैंने पहले कभी काम नहीं किया इस हाथ से। बाल खुजलाता नहीं है ये, इस तरह करता है ये, क्योंकि इससे काफ़ी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। मोबाइल पकड़ेंगे, मोबाइल की जो स्क्रीन होगी वो टूट जाएगी, उस पर वो आ जाएगी कोई, यानी कि अब हम तक जिस तरह सर रख देते हैं, पाँव रख देते हैं, ख़राब हो जाती है स्क्रीन। तो इस तरह ये वो चीज़ है, इसको इसकी जो ग्रिप है वो बहुत सख्त है, पकड़ बहुत इसकी सख्त है। मशीन है ना, तो वो मशीन जब कोई चीज़ पकड़ ले तो इस तरह वो कोई छुड़ा नहीं सकता उसको। तो अब ये हाथ इस तरह है कि मैं अपने सारे काम कर लेता हूँ इससे। ये पहले मैं इतने काम नहीं कर सकता था कि जो मैं अब कर सकता हूँ। पहले मेरी जो ज़िंदगी में काफ़ी ऐसी मुश्किलात थी, जब इस हाथ को लगवाया तो उसके बाद काफ़ी मुश्किलात ख़त्म हो गई हैं मेरी। क्योंकि पहले तो था ना कि मैं अब कोई सहारा नहीं मिलता था मुझे चीज़ पकड़ने में, अब सहारा भी मिल जाता है। सहारा तो वो दूसरा हाथ भी दे देता है, जो आजकल ये चौक के लगते हैं, वो फिर ज़ख्म कर देते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं था। फिर ये लगवाया तो इससे कोई सहारा भी मिलता है, इससे मैं कोई चीज़ भी पकड़ लेता हूँ। जिस तरह इस हाथ से पकड़ लेता हूँ उस तरह तो ये काम नहीं करता, बेसिकली इतना तो काम करता है कि कुछ चीज़ पकड़ लेगा। मुझे मज़ीद बताएं कि आपके जो डॉक्टर जो फिज़ियोथेरेपिस्ट थे, उन्होंने आपको ये बताया कि बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसके अंदर कितना रोल है? नहीं, इतना कुछ नहीं बताया। नहीं, उन्होंने कहा होगा कि वक्त के साथ साथ आपका इसके साथ वो एक जिसे कहते हैं ना रिलेशन बन जाता है। हाँ कोई जी। नया ऑर्गन जब लगता है हमारी बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल जिन लोगों का जिगर का ट्रांसप्लांट होता है, तो वो पहले उनके लिए ज़रा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो यूज़ टू हो जाते हैं उसके साथ। आपका भी है कि अब मतलब कि पहले जो दिन लगाया था तो ऐसे लगा जैसे बोझ है, और अभी के अंदर और पहले दिन के अंदर कितना डिफरेंस है? अभी और पहले दिन के अंदर ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। पहले तो मैं इसको बोझ समझा था, मेरा दिल कर था मैं उतार दूँ, ना लगाऊँ ऐसी चीज़ को जो मुझे दर्द दे। लेकिन अब इतना है कि दर्द नहीं होती, वो तो फिर मेरे मसल्स में है ना दर्द। हाथ की वजह से कोई इतनी दर्द नहीं है, ना बोझ है, इतना वज़न भी महसूस नहीं हो रहा मुझे। शुरू शुरू में तो बहुत वज़न महसूस हो रहा था। तो अब इतना वो उन्होंने बताया कि जब तकरीबन 3 माह लगेंगे इसको ना सही होने में, तो ये फिर इसकी जो वज़न होगा वो भी आपको महसूस नहीं होगा। जिस तरह आपका ये हाथ है उस तरह ये आपका हाथ लगेगा आपको। नहीं, जैसे वो कहते हैं ना मसल मेमोरी होती है, ठीक है, अब ये मसल जोन सा है इसको तकरीबन 10 साल तो हो गए, 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया हुआ था कि इसको यूज़ टू नहीं था, इसने अपने आप को छोड़ दिया हुआ था। अब इस मसल ने अपने आप को मेमोराइज़ करना शुरू किया, याद करना शुरू किया। तो अब आपको मतलब कि ये लगता है कि ये वक्त के साथ साथ मज़ीद बेहतर होता जाएगा और आप इस हाथ के साथ मज़ीद क्या कहते हैं अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं? जी इस तरह है, क्योंकि 13 साल का अरसा हो गया मैंने हिलाया नहीं इस बाजू को अंदर से। अब मैं हिलाता हूँ, काफ़ी महसूस होता है कि मैं कोई चीज़ पकड़ रहा हूँ कि नहीं पकड़ रहा। आहिस्ता आहिस्ता ये मज़ीद बेहतर हो जाएगा। जी। अच्छा, मज़ीद मुझे ये बताएं कि उन्होंने कोई एक्सरसाइज वगैरह भी बताई है आपको करने के लिए? हाँ जी, एक्सरसाइज बताई है। वो एक वेट होता है, पट्टा होता है, वो यहाँ पे बांध के ना, यहाँ पे इस तरह बांध दिया जाता है, फिर इस तरह वो फिर एक्सरसाइज करनी होती है ताकि मसल खुल जाएं। इसको उठाने में भी मुश्किलात ना हो मुझे, और ना ही फिर इसको चलाने में कोई मुश्किल आए। मज़ीद मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं इसको बैटरी लगी हुई है, तो इसकी चार्जिंग का क्या सिनेरियो है, और जब ये चार्ज हो जाती है कितने अरसे तक के लिए चार्ज रह सकती है? अरसा तो नहीं है इसका, तकरीबन दिन 1.5 दिन निकाल जाएगी ये। चार्ज फुल की तो 4 घंटे चार्ज हो जाती है, बैटरी निकल जाती है। ये इस तरह ये बैटरी होती है, ये निकल जाती है इसमें से। सेल टाइप हम कह सकते हैं कि बैटरी है, बट ये है कि ये फुली उसके अंदर इक्विप हुई हुई है, जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट की हो सकती है। ये मेड इन पाकिस्तानी है, ये बाहर की चीज़ें हैं सारी। अच्छा, ये कहाँ से उन्होंने एक्सपोर्ट किया हुआ है? ये हमें नहीं पता, लेकिन वो फिर जो चीज़ें हैं ना पाकिस्तान से नहीं मिलती इसकी चीज़ें। ये बैटरी बहुत महंगी है, इसका ग्लव्स बहुत महंगा है, हाथ भी यानी कि तकरीबन ये कराची में है जिन्होंने लगाया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उन्होंने कोई बताया कि इसकी कोई एक्सपायरी है या ये कभी ख़त्म भी हो सकती है, या ये लाइफ टाइम आपके लिए यूज़ टू, आप इसको जैसे भी यूज़ कर सकते हैं अब हमेशा के लिए?
नहीं, ये अगले इंसान पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह इस्तेमाल करे इसको। अच्छा इस्तेमाल करेगा तो ज़िंदगी भर साथ रहेगा। अगर इसे कोई खेल कूद करेगा वो तो ख़राब हो जाएगा। मशीन है ना, मशीन को छेड़ोगे तो ख़राब हो जाएगा। जिस तरह मोबाइल, इसमें सॉफ्टवेयर जिस तरह दिमाग काम करता है, जब हमारा दिमाग ख़राब होएगा तो सारी चीज़ें काम नहीं करेंगी। तो ये भी एक वो चीज़ है ना। मज़ीद मुझे ये बताएं कि जिस डॉक्टर के साथ आपने कंसल्ट किया, उन्होंने आपको गाइड किया इस बारे में, तो आप फिर कराची गए थे जो अपने सारा क्या कहते हैं उसे ये हुआ, या फिर उन्होंने सेंड किया था यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट को? नहीं, हम कराची गए थे। तो कितना अरसा उन्होंने आपको अपने पास रखा, क्या उस बारे में? तकरीबन 15 दिन लग गए थे हमें वहाँ पे। हाथ यानी कि तैयार होने में लग गए। फिर मेरा मसल्स काम नहीं करते थे। वैसे तो इतनी देर नहीं लगती, मेरे मसल की वजह से देर लगी थी ज़्यादा। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उन्होंने आपके लिए स्पेशली ये डिज़ाइन किया, उनके पास पहले से नहीं पड़े? जैसे ग्लासेस हैं फॉर एग्जांपल, ग्लासेस के जो से हम शीशे जो से हैं, ये पहले से उनके पास पड़े होते हैं, बस मेजरमेंट्स लेते हैं, उसको सेट करते हैं और लगा देते हैं। इस केस के अंदर क्या होता है, ये पहले से उनके पास पड़ा होता है या उनको दोबारा से इसको बनाना पड़ता है? देखें, ये सॉकेट जो होती है ना, ये वाली, ये तो फिर साइज़ के हिसाब से बनती है। हाथ तो उनके पास होते हैं, क्योंकि जब भी कोई काम करता है पहले स्टॉक होता है उसके पास, लेकिन ये सॉकेट बनानी पड़ती है पहले। ये उन्होंने बनाई थी मेरे साइज़ की। हाथ तो उनके पास था पहले से। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ आपका सेम एज इट इज़ प्रॉब्लम हुआ होता है रोड एक्सीडेंट के अंदर, या आपके केस के अंदर जैसे अब वो हाथ मशीन के अंदर आ गया चारे वाली के अंदर। आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या पैसे लगाने के बाद इतना इंसान हो जाता है कि वो कहे कि अब मैं कम अज़ कम मुकम्मल महसूस कर रहा हूँ अपने जिस्म को लेके? जी, मैं दूसरों को यही कहूँगा कि वो रब्ता करें कराची में, किसी से भी पूछ लें, वो बता देते हैं वहाँ पे। ये ऐसा हाथ है कि हर काम करता है। आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आप अपनी टांग भी खो देते हैं, वो टांग भी लगाते हैं। हाथ खो देते हैं तो वो हाथ भी लगाते हैं। लेफ़्ट हो या राइट हो, जो भी हाथ हो, जिस तरह कटा हो, जिस तरह का भी केस हो, यहाँ से कटा हो तो यहाँ से भी लगा देते हैं यहाँ तक, कोनी भी बीच में फिर वो मशीन लगा देते हैं। यहाँ से यहाँ तक जिसका कटा हो वो भी लगाते हैं। बस ये है कि कुदरती भी हो वो भी लगा देते हैं। हर तरह के उनके पास केस होते हैं। बिजली से जिनका हाथ उतर जाता है, एक्सीडेंट से, मशीन में आ गया, तो सबको ये कहूँगा कि आप पैसे पे नहीं कर सकते तो आप फिर भी लगवा सकते हैं, कर सकते हैं फिर भी लगवाएं। तो इसमें बहुत फ़ायदा है, आप सबको लगवाना चाहिए। अच्छा, मैं अब गुफ्तगू को आखिरी मराहिल की तरफ लेके जाना चाहूँगा। मुझे सिर्फ ये बता दें, आपने ज़िंदगी के 13 साल बगैर हाथ के गुजारे हैं। उन 13 सालों में क्या दिमाग में ख्वाहिश होती थी? क्या ऐसा था? कोई दुआ तो ऐसी मांगी होगी जो पूरी होगी, कोई ऐसी दुआ? जी, मेरे से ना ये अपनी जो थी मजदूरी ये बर्दाश्त नहीं होती थी। तो मैं काफ़ी वीडियोस देखता था, वो बाहर के मुल्क में थी, पाकिस्तान का तो नहीं पता था। बाहर के मुल्क में लगाए जाते थे जो हाथ काम करते थे, डिजिटल हाथ, हैंड जो थे, वो फिर अच्छा भी नहीं लगता था। मैं फिर अपना बाजू छुपा के रखता था लोगों से। कोई मेरे से पूछ लेता था तो अच्छा भी नहीं लगता था कि मैं इसको क्या अब किस तरह बताऊँ, किस तरह कटा है। पूछ पूछ के मेरा बस एक दिमाग ख़राब हो जाता था। जब ये लग गया अब तो पूछ भी लेंगे, अब तो कोई ऐसा नहीं है, अगले की भी हेल्प हो जाएगी, वो दूसरों को बताएंगे। इस तरह उसका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है, मुझे भी सवाब मिलेगा, उसको भी सवाब मिलेगा। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारे अब्दुल्ला भाई से रब्ता करने का मकसद भी ये था ताकि आप लोगों के अंदर उम्मीद की किरण जागे कि दुनिया का एंड नहीं है, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप कर सकते हैं, आप करेंगे, ज़रूर करेंगे। और आखिर में क्योंकि अब्दुल्ला भाई ने हिफ्ज़ भी किया हुआ है, हम उनसे कुछ किरत सुनने की ख्वाहिश का इज़हार करते हैं, अगर वो सुनाना चाहें तो। और माशाल्लाह से उन्होंने अपना मैट्रिक भी कर लिया हुआ है, तो बड़ी सादत की बात है, उन्होंने हिफ्ज़ भी किया हुआ है। और तब उनके पास हाथ नहीं था जब उन्होंने हिफ्ज़ किया, लेकिन एक जस्तजू थी कि लगे रहना, छोड़ना नहीं है। जब छोड़ दिया तो फिर ख़त्म हो गया, जब छोड़ दिया तो फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। मेंटल हॉस्टल के अंदर बेइंतहा केसेस पड़े हुए हैं, वहाँ पे आके जाके देख सकती हैं। लेकिन दैट इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपको आगे जाना है, बेहतर करना है, करके दिखाना है, और इंसान करेगा, क्योंकि अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह ताला ने पैदा किया। और आखिर के अंदर अब्दुल्ला भाई, अगर आप हमें कुछ कुरानी याद अनायत करवा सकें हमारे देखने वालों के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिन المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह।